Hello students, hope you all are doing good. Today we are doing a chapter named What Books and Burials Tells Us. क्या हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं अबाउट हु वर द आर्यंस, द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, लाइफ इन द वैदिक एज, a contemporary Chalcolithic settlement, and about a case study of in Amagaon. With the arrival of Aryans during 1500 BC to 600 BC, India took a step forward from a pastoral nomadic life to a settled life. This was made possible due to large scale of surplus agriculture production. Along with the progress in economic life, पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ ऑल्सो एडवांस. जब आर्यंस आए थे इंडिया में, उस टाइम जो लोग थे वो पेस्ट्रोल नोमैडिक लाइफ से एक सेटल्ड लाइफ में चेंज हो चुके थे, और इस टाइम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन थी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही थी, सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो रही थी, एंड इस टाइम इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल लाइफ सारे हर तरीके से जो लाइफ है लोगों की वो डेवलप हो रही थी. Now about who were the Aryans. कौन थे Aryans? Aryans were the nomadic people who lived in Central Asia. They were mainly cattle rearers who were always on move. शायद जो Aryans थे वो सेंट्रल एशिया के nomadic people थे जो कि एक cattle rear करते थे, ग्रुप ऑफ एनिमल वो रियर करते थे और एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे. तो अ ग्रुप ऑफ दीज पीपल एंटर्ड इंडिया अराउंड 1500 BC एंड फर्स्ट सेटल डाउन अराउंड द रीजन ऑफ पंजाब. They kept on coming in groups. The Aryans who came to India and settled down came to be known as Indo-Aryans. और आर्यंस जो सेंट्रल एशिया से आए और इंडिया में बस गए, ऐसे लोगों को इंडो आर्यंस के नाम से भी जाना जाता है. सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन. कैसे हमें इनके बारे में पता लगता है? इनके बारे में हमें पता लगता है वैदिक एज से. लाइक we are dividing the Vedic age in two main category. First is early Vedic period and second is later Vedic period. Why is this period called the Vedic age? It is because our main source of information about these periods came from the four Vedas. They are the Rig Ved, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद. क्यों इस पीरियड को वैदिक पीरियड कहा जाता है? क्योंकि ज़्यादातर जो हमें हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन है वो उस टाइम जो वेद थे, चार वेद जो फेमस थे, उनसे ही पता लगता है ज़्यादा से ज़्यादा, इसीलिए उस पीरियड को वैदिक एज के नाम से जाना जाता है. द फोर वेदास गिव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द आर्यंस एंड देयर रिलीजन, सोसाइटी एंड कल्चर. और इन चारों वेदों से हमें आर्यंस के रिलीजन के बारे में, उनकी लाइफस्टाइल के बारे में, उनके कल्चर के बारे में काफ़ी कुछ इंफॉर्मेशन का पता लगता है. नाउ डिड यू नो सबसे ओल्डेस्ट वेद कौन सा है? ऋग्वेद. ऋग्वेद में 1000 से भी ज़्यादा हाइम्स हैं जो भगवान को खुश करने के लिए उनकी प्रेज में लिखी गई हैं. एंड द वेदास वर रिटन इन ओल्ड और वैदिक संस्कृत विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द संस्कृत यू हैव लर्नड इन अ स्कूल. जो कि पहले के ये वेद जो हैं कौन सी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं? वैदिक संस्कृत में लिखे हुए हैं, जो कि अब हम संस्कृत पढ़ते हैं उससे काफ़ी अलग थी. The Rig Veda is the oldest of the Vedas and contained 1028 hymns in praise of the god and goddess. Samved contain hymns to be sung by a special class of priests in song sacrifice. The Yajurved contain hymns that are to be followed in ordinary sacrifice, and the Atharvaved is a collection of songs, spells, magical charms of evil spirits. These Vedas form the most important sources of information about the political, social, economic and religious life of the Aryans. और इस तरीके से हमें चारों वेदों से आर्यंस के बारे में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन का पता लगता है. अपार्ट फ्रॉम द वेदास, इनके अलावा और भी कुछ हमारे पास लिटरेरी सोर्सेज हैं, जैसे कि ब्रह्मनमास एंड आर्यंकास, उपनिषद्स एंड द पुराण्स, जिनके बारे में जो वैदिक हिस्ट्री के बारे में हमें काफ़ी कुछ बताते हैं. नाउ लाइफ इन द वैदिक एज. कैसे लोगों की लाइफ थी? इनिशियली द आर्यंस लिव्ड इन द विलेजेस.
Their primary loyalty was toward their respective clans. The village was called Gram. They lived in extended joint families of Kula, comprising of uncles, aunts, nephews and cousins. जो लोग थे आर्यन थे वो सबसे पहले गांव में उन्होंने रहना शुरू किया था और वो अपनी क्लैन में ही रहते थे। ग्राम, उनके विलेज को ग्राम कहा जाता था और उनकी फैमिली को कुल कहा जाता था, जिसमें अंकल, आंट, नेफ्यू, कजन सब लोग आते थे। एंड जो मेल हेड ऑफ द फैमिली वाज द मोस्ट सीनियर मेल मेंबर एंड कॉल्ड गृहपति। और वीमेन जो है उनको रिस्पेक्ट की जाती थी एंड नो रिलीजियस सेरेमनी वाज कंप्लीट विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ द वीमेन ऑफ द फैमिली। जब तक वीमेन की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती थी, जब तक किसी रिलीजियस सेरेमनी में वीमेन उपस्थित नहीं होती थी, तब तक उस रिचुअल को पूरा नहीं माना जाता था। दे कुड ऑफर रिलीजियस ऑफरिंग्स एंड सेक्रीफाइस अलोंग विद देयर हस्बैंड। Many hymns of Rigved have been composed by women, indicating that some of them received good education. There are no evidence of child marriage in Rigved, and the practice of widow marriage has been mentioned. Women could attend political assemblies, therefore it will well evident that women enjoyed high status. और उस टाइम की जो women थी, कुछ women काफ़ी educated थी, काफ़ी पढ़ी लिखी थी, उन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं उस टाइम की, उनसे हमें पता लगता है। और जो वीमेन थी वो भी पॉलिटिकल असेंबलीज को अटेंड करती थी। इससे पता लगता है जो वीमेन का दर्जा था उस टाइम काफ़ी अच्छा था। डिड यू नो The Rigved was composed in Sapt Sindhu region or the land of the seven rivers. It was located in the northwest of the continent. The seven rivers were the Saraswati, Sindhu, Jhelum, Chenab, Ravi, Byas and Satluj. जो ऋग्वेद है वो इस रीजन की लाइफ के बारे में लिखा हुआ है, जिसको लैंड ऑफ सेवन रिवर्स भी बोलते हैं। नाउ कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियोट्स। Most prayer in Rigved are for cattle, children and horses. जितनी ज़्यादातर जो प्रेयर है ऋग्वेद में वो कैटल, चिल्ड्रन, स्पेशली फॉर सन एंड हॉर्सेस के बारे में लिखी हुई हैं। Horses drew the chariots which were used in battles. Generally, battles were fought for self-defense, for expansion of territories, for plunder and against animal thieves. The issue like water and capturing the people also led to battle. पहले युद्ध होते थे तो जो घोड़ा गाड़ी थी उनको घोड़ा खींचता था एंड शायद जो बैटल होते थे वो अपनी टेरिटरी को एक्सटेंड करने के लिए या खुद को बचाने के लिए या एनिमल्स की चोरी को रोकने के लिए या फिर वाटर या फिर कैप्चरिंग ऑफ पीपल लैंड, इनको रोकने के लिए बैटल्स होती थी। The obtained wealth was distributed among the leaders, priests and the people. Some of the wealth was used for performing yajnas or sacrifice. और जो प्लंडर की हुई जो वेल्थ होती थी वो लीडर, प्रिस्ट और जो पीपल थे आपस में बांट लेते थे और कुछ जो वेल्थ थी उसको किसी यज्ञ करने में लगा देते थे। ऑफरिंग ऑफ मिल्क, ग्रेन, घी, सोमरस and in some cases even of the animal were made to god and goddess. It is worth mentioning that offering were made into the fire. ज़्यादातर जो सेक्रीफाइस है यज्ञ किया जाता था और अग्नि में आहुति दी जाती थी। उस टाइम के जो देव और देवी फेमस थे उनको खुश करने के लिए सेक्रीफाइस दिए जाते थे। नाउ आर्मी एंड मोड ऑफ वारफेयर। The king did not maintain a regular or standing army. The tribemen formed the military in the times of necessity. Many tribal groups participated in the war. King जो था वो रेगुलर आर्मी मेंटेन नहीं करता था। जो ट्राइबमैन थे वो एक आर्मी बनाकर रहते थे और जब भी वॉर में ज़रूरत होती थी तो वो हेल्प करते थे। जनरली द आर्यन आर्मी कंसिस्टेड ऑफ फुट सोल्जर्स एंड रथिन्स। The warriors who fought from chariots, bows and arrows, swords, spears, axes, lances and slings etc. were the main weapons. They were made of bronze, copper and iron. और जो आर्यंस थे वो ज़्यादातर फुट सोल्जर को अहमियत देते थे या फिर जो घोड़े से वो बैटल फोर्ट करते थे उनको अहमियत देते थे और वॉर में अलग अलग वेपन यूज़ किए जाते थे जो कि ब्रॉन्ज, कॉपर एंड आयरन के बने होते थे। नाउ व्हाट इज सभा एंड समिति? टू असेंबलीज थी, एक ग्रुप ऑफ पीपल था।
Sabha and Samiti. They advise the king on important matters such as wars. The Sabha comprised some selected people of the village, while the Samiti comprised all the villagers. सभा में कुछ गिने चुने लोग होते थे, सिलेक्टेड लोग होते थे. समिति में सारे गांव के जितने भी लोग थे रहने वाले, सारे विलेजर्स समिति में आते थे और बार बार ये मीटिंग होती थी. वो राजा को डिफरेंट एडवाइस देते थे वॉर में, जो भी उनके लिए उपयोगी होती थी. एंड द लीडर प्लेड अ इम्पोर्टेंट रोल इन द सभा, और सभा का जो लीडर था वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता था. नाउ डिड यू नो the early Vedic society did not have class or caste distinctions based on birth. जो अर्ली वैदिक पीरियड था, जो ऋग्वेद में मेंशन है, उस टाइम कोई कास्ट और क्लास नहीं होती थी. नाउ टर्म्स टू डिस्क्राइब द पीपल. Various ways of describing people are found. It include work they did. जो काम करते थे उसी अकॉर्डिंग उनको बुलाया जाता था. फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग थे जो कल्चर प्रैक्टिस करते थे. ऋग्वेद में लिखा है जो प्रिस्ट और ब्राह्मण थे वो रिचुअल परफॉर्म करते थे. एंड जो राजाज थे वो ब्राह्मण्स को एक इम्पॉर्टेंट जगह देते थे. द राजाज वर नॉट मोनार्क. जो राजा थे वो मोनार्क नहीं थे, अपनी मन मर्जी नहीं करते थे. दे हैड नो कैपिटल, पैलेसेस और आर्मीज, nor did they collect taxes. Further, sons did not inherit their father kingdom. और जो राजा था उसी का बेटा राजा नहीं बनता था. Two words used to describe the whole community are jana, which is still used in Hindi, and vish. The word vaishya is derived from vish. Next is dasas and dasyus. जो लोग थे, the people who composed the Vedas called themselves Arya or noble ones, and those whom they opposed as Dasyas or Dasas. Historians believed that the Dasyu were the original inhabitant of the land. As the Aryans increased in number and started migrating further into Indo-Gangetic plain and the Deccan plateau, they had to fight the local inhabitant for the possession of the land. They defeated the people were taken as slaves. The Dasas were treated as the property of their masters and had to do whatever their masters wanted. शायद जो दासास थे वो ओरिजिनल इनहैबिटेंट होंगे जगह के, और जैसे जैसे आर्यन नंबर में बढ़ते गए वो उस जगह को कॉन्क्यूर करने के लिए वॉर किया होगा और उन लोगों को हरा दिया होगा और उनको स्लेव बना लिया होगा. इस तरीके से जो दासा जो वर्ड है वो स्लेव के लिए यूज़ किया गया है और जो उनके मास्टर बोलते थे वही उनको काम करना पड़ता था. नाउ अ कंटेम्प्रेरी कैल्कोलिथिक सेटलमेंट. The culture which originated in South India after the Stone Age is known as megalithic culture. According to historians, South India witnessed a sudden transformation from Stone Age to the Chalcolithic, that is Bronze Age, between them. The two significant characteristics of megalithic culture are, first, its being closely related to the Iron Age, and second, use of black and red pottery. उस टाइम जो मेगालिथ का मतलब क्या होता है, बिग स्टोन, ठीक है. मेगा मीन्स बिग एंड लिथ मीन्स स्टोन. बिग स्टोन तो बड़े बड़े स्टोन बोल्डर्स को यूज़ किया जाता था ब्यूरियल साइट को मार्क करने के लिए, इसलिए इन साइट्स को मेगालिथ्स कहा जाता है. एंड द प्रैक्टिस ऑफ बिल्डिंग मेगालिथ स्टार्टेड अराउंड 3000 ईयर अगो. इट केम इनटू प्रिवलेंस थ्रू आउट द Deccan, South India, in the northeast and Kashmir. It is worth mentioning that all the megaliths were not simpler in shape. Some can be seen on the surface, whereas some other are often underground. Sometimes a stone circle was built around the pit grave, and sometimes a single large stone was placed on the ground. These were perhaps the indication that there were burials beneath. और ब्यूरियल साइट को मार्क करने के लिए मेगालिथ का यूज़ किया जाता था, और कई बार कुछ स्पेशल स्टोन सर्कल का यूज़ किया जाता था जो पिट के चारों तरफ रखी जाती थी, और कई बार एक सिंगल स्टोन को ग्राउंड के ऊपर प्लेस करके मेगालिथ साइट, ब्यूरियल साइट को मार्क किया जाता था. नाउ कॉमन फीचर्स ऑफ ब्यूरियल्स.
Along with the dead were also buried some distinctive pots called by archaeologists as black and red ware. ऐसा माना जाता है कि जो पहले ब्यूरियल साइट्स थी डेड पीपल के साथ कुछ पोटरी भी रख दी जाती थी जिसको ब्लैक एंड रेड वेयर पोटरी कहा जाता है. एंड उसमें बहुत सारी चीज़ें रखी जाती थी, शायद कुछ खाने के लिए और वेपन ऑफ आयरन्स, स्केल्टन ऑफ हॉर्स इक्विपमेंट, ये भी ब्यूरियल साइट के आसपास मिले हैं जिनसे पता लगता है कि शायद वो लोग ये मानते होंगे कि लाइफ आफ्टर डेथ भी कोई लाइफ होती है, डेथ के बाद भी कोई लाइफ होती है, शायद उनको आगे उस लाइफ में इन चीज़ों की ज़रूरत होगी. तो उनके लिए जो यूज़फुल चीज़ें होती थी, उनके जो फेवरेट होती थी या खाने के लिए कुछ सामान पोट्री में, वो ब्यूरियल साइट के साथ ही डेड पर्सन के साथ उसको ब्यूरियल साइट में ही रख देते थे. नाउ सोशल डिफरेंसेस. Archaeologists assume that objects discovered with the skeleton probably belong to the dead person. Sometimes more objects are found in one grave than in another. In Brahmagiri, a skeleton was buried with 33 gold beads, 2 stone beads, 4 copper bangles, and 1 conch shell, whereas the other skeleton only had a pot. This show that the difference in status. ऐसा पता लगता है ब्यूरियल साइट से कि जिस ब्यूरियल साइट में ज़्यादा सोना, ज़्यादा चीज़ें मिली होंगी वो किसी रिच की रही होगी, और जिस ब्यूरियल साइट में सिर्फ एक पोट मिला है वो किसी पुअर की होगी. नाउ सम ब्यूरियल स्पॉट्स मेंट फॉर सर्टेन फैमिलीज. कई बार क्या होता था कि मेगालिथ्स के नीचे एक से ज़्यादा स्केल्टन मिले हैं, उससे पता लगता है कि शायद एक ही फैमिली के लोगों को एक ही जगह पर बरिड कर दिया होगा. इट सीम्स दैट portholes were used to bring the bodies of the later died person into the grave. Boulders were placed on the surface to serve as signposts to find the burial site when people of same family had to be buried there. और पोर्ट होल्स बनाए गए होंगे ताकि जो दूसरा उसके बाद किसी की डेथ होती थी तो उसको कैसे वहाँ पर ज़मीन में उसको बरिड करना है, तो उसके लिए स्पेशल पोर्ट होल बनाए गए थे. बड़े बड़े स्टोन के मेगालिथ से उनको कवर कर दिया जाता था, ये मार्क करने के लिए, पहचानने के लिए कि कौन सी फैमिली की कौन सी मेगालिथ साइट है. नाउ हियर इज अ केस स्टडी अबाउट इनामेगांव. Inamagaon is a Chalcolithic site in Maharashtra near the river God. This site was excavated in 1960s and 1970s. Archaeologists यहाँ बहुत सारे अर्ली फार्मर के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिली है. Archaeologists have divided the Chalcolithic period at Inamagaon into 3 periods: period 1, period 2 and period 3. 134 mud houses have been excavated at Inamagaon. 134 mud house मिले हैं, एक्सक्वेट हुए हैं इनामेगांव में, मोस्टली बिलोंगिंग टू द फर्स्ट 2 phases. These houses were usually rectangular and quite spacious. ज़्यादातर जो हाउसेज हैं वो पीरियड 1 एंड पीरियड 2 के हैं, 2 phases के हैं. जो घर कैसे होते थे, रेक्टेंगुलर एंड बड़े बड़े स्पेसियस हाउसेज होते थे. वन ऑफ द बिगेस्ट हाउसेज हैड as many as 5 rooms. They were sometimes divided by a partition. और एक बड़े हाउस में कई बार 1 से 4 या 5 कमरे होते थे जिनको पार्टीशन करके डिवाइड कर दिया जाता था. ओवल शेप्ड पिट होती थी जहाँ पर लोग कुकिंग करते थे. Some other structure built during the period include wall around the settlement, landing platform for boat, and an embankment and channel built to use the water for the God River to irrigate the field for cutting plants and animal hide. Copper was known to the people but was not used much. और कहीं पर ऐसी साइट भी बनाई गई थी जहाँ पे गोद रिवर का पानी वो इरिगेशन के लिए यूज़ कर सके. और कॉपर वॉज नोन टू द पीपल बट वो नॉट यूज्ड एज मच. कॉपर उस टाइम डिस्कवर हो चुका था लेकिन लोगों को उसका ज़्यादा यूज़ करना नहीं आता था. नाउ ईटिंग हैबिट्स. लोग क्या खाते थे उस टाइम के जो लोग थे वो फूड प्रोड्यूसर थे. क्रॉप ग्रो होती थी वहाँ, व्हीट, बार्ले, लेंटिल, पीज, ग्राम एंड बीन्स. और लोग डोमेस्टिकेशन भी करते थे एनिमल्स का. तो लोग क्या खाते थे, फूड, मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स खाते थे, और कुछ लोग मीट एंड फिश भी खाते थे. नेक्स्ट इज आर्टिफैक्ट.
आर्टिफैक्ट कैसे मिले हैं, जैसे कि टेराकोटा फिगराइन मिली हैं, लाइक एनिमल फिगराइन एंड द बीड्स मेड ऑफ टेराकोटा, सेमी प्रोडक्ट स्टोन, आइवरी एंड इवन शी सेल मिले हैं। नेक्स्ट इज ब्यूरियल। ऑब्जेक्ट्स को ब्यूरियल के साथ इनसाइड रख दिया जाता था। इन वन सच ब्यूरियल आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड अ क्ले बुल एंड अ हेडलेस फीमेल फिगराइन। बिलो दीज देयर वाज clay box with the female figurine in it. The curious thing was that there was a hole in the stomach of the headless female and in the back of the bull figurine. अलग अलग टाइप के ब्यूरियल साइट से एक्सक्वेशन हुई है, जहाँ पर एक किंग का स्केल्टन मिला है और उसके साथ एक फीमेल फिगराइन की स्केल्टन मिला है, जिसके स्टमक में एक होल भी दिखाया गया है। वो हेडलेस फीमेल का स्टैचू है। नेक्स्ट इज डिक्लाइन। The period 3 of in Amagaon shows signs of decline. There was a decline in farming variety. People started relying more on hunting and collecting wild plant. लोगों ने उस टाइम फार्मिंग पे ध्यान देना कम कर दिया था थर्ड फेज में, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हंटिंग और वाइल्ड प्लांट को कलेक्ट करते थे। They also started keeping more sheep and goats instead of cattle. There were changes in the kinds of houses they lived in. और उनके जो डिक्लाइन का टाइम शुरू हुआ, थर्ड फेज जो था इन नमेगांव में, वो लोगों की जो लाइफ थी वो ख़त्म होने लगी थी, डिक्लाइन होने लगा था फेज। उस टाइम जो लोग थे वो कैसे चेंज हो गए थे, उनके घर की जो शेप थी वो चेंज हो गई थी और रेक्टेंगुलर से वो राउंड पिट में रहने लगे थे। नाउ कम टू द की पॉइंट्स। द आर्यंस वर pastoral people who came to India probably from Iran और Central Asia. आर्यंस वो लोग थे, पेस्टोरल पीपल थे, जो कि हर्डिंग करते थे और शायद ये सेंट्रल एशिया या ईरान से इंडिया में आए थे। वेदास आर द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड के बारे में हमें कहाँ से पता लगता है? वेदास से। सभा एंड समिति वर टू पॉपुलर एंड सिग्निफिकेंट बॉडीज ऑफ द आर्यंस। सभा एंड समिति दो ग्रुप थे लोगों के, जो आर्यंस को यानी जो राजा थे उनको एडवाइस करते थे। सभा में कुछ सिलेक्टेड पीपल आते थे और समिति में ऑल विलेजर्स आते थे। सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन। समाज को ऑक्यूपेशन के आधार पर अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। कैटल रियरिंग एंड एग्रीकल्चर वर द मेन ऑक्यूपेशंस। विद द डिस्कवरी ऑफ आयरन, मेटल वर्कर्स गेन्ड इम्पोर्टेंस। कैटल रियरिंग एंड एग्रीकल्चर उनका मेन ऑक्यूपेशन था, और जैसे जैसे आयरन की डिस्कवरी हुई, मेटल की इम्पोर्टेंस उतनी ही बढ़ने लगी। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे।